अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खान मेडिकोस चैनल में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल पैथोलॉजी टॉपिक सेलुलर एजिंग। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एपोप्टोसिस, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन डिस्कस किए थे एपोप्टोसिस के, और फिर उसका मैकेनिज्म डिस्कस किया था। तो दिस इज़ सेलुलर एजिंग, जो कि वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेलुलर एजिंग। What is cellular aging? Aging is basically a result of progressive decline in cell function and viability due to genetic abnormalities, either accumulation of cellular or molecular damage because of exposure of different influences. यानी सेलुलर एजिंग में क्या होता है कि प्रोग्रेसिवली जो है ना सेल फंक्शन में डिक्रीज आ जाता है, इसकी वायबिलिटीज़ में डिक्रीज आ जाती है, इसके लाइफ स्पेन में डिक्रीज आ जाती है। किस वजह से? ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से, या एकमुलेशन ऑफ सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर डैमेज की वजह से। डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। तो ये था डिफिनीशन ऑफ सेलुलर एजिंग के बारे में, ठीक है। तो सेलुलर एजिंग को हम क्यों स्टडी करते हैं? बिकॉज, ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ कंसिक्वेंसेस। बिकॉज क्यों स्टडी करते हैं? बिकॉज इट इज़ द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग क्रोनिक डिजीज़। जितने भी क्रोनिक डिजीज़ हो गए, लाइक कैंसर हो गया, अल्जीमर डिजीज़ हो गया, लाइक इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टुवर्ड्स द सेलुलर एजिंग। ठीक है, जैसे ही एज इंक्रीज़ होता है तो सेल अपना फंक्शन, अपनी वाइबिलिटी, अपना लाइफ स्पेन जो है ना प्रोग्रेसिवली डिक्रीज़ कर लेता है। और ये जो है ना बेसिकली रिस्क फैक्टर है फॉर डेवलपिंग कैंसर, अल्जीमर डिजीज़ एंड इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। जितने भी क्रोनिक डिजीज़ होते हैं उसका कारण बनते हैं ये। अच्छा, सेलुलर एजिंग क्यों होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है? तो बेसिकली 4 मैकेनिज्म है सेलुलर एजिंग के। नंबर 1, डीएनए डैमेज। नंबर फर्स्ट वन क्या है? डीएनए डैमेज। दूसरा क्या है? सेलुलर सेनेसेंस, यानी जो सेलुलर सेनेसेंस है, जो सेल का रिप्लिकेशन है, वो क्या हो गया? वो स्टॉप हो गया। थर्ड वन क्या है? डिफेक्टिव प्रोटीन होमोस्टेसिस। एंड फोर्थ वन है डिसरेगुलेटेड न्यूट्रिएंट सेंसिंग। ठीक हो गया। तो एक एक को हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट वन इज डीएनए डैमेज। ओके, अच्छा, whenever there is DNA damages occurs, ठीक है, ये DNA डैमेज फिजिकल एजेंट भी हो सकता है, केमिकल एजेंट भी हो सकता है, बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकता है, या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ यानी प्री रेडिकल्स भी हो सकते हैं। जब भी DNA डैमेज हो जाएगा फिजिकल एजेंट की वजह से, केमिकल एजेंट की वजह से, बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से, या प्री रेडिकल की वजह से, या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की वजह से, तो 2 कंडीशंस होगी। सबसे पहले क्या होगा? अगर ये डैमेज जो है ना, डैमेज कम है, तो क्या होगा? डीएनए क्या हो जाएगा? रिपेयर हो जाएगा। डीएनए खुद, डीएनए रिपेयर एंजाइम होते हैं, वो उसको डीएनए का जो पार्ट जो है ना डैमेज हो चुका है उसको क्या कर लेंगे? रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, डीएनए रिपेयर अगर सक्सेसफुल हो गया तो इट्स मीन जो है ना सेल अपना नॉर्मल फंक्शन जो है ना अगेन जो है ना जारी कर सकेगा। दूसरी साइड पे अगर डीएनए रिपेयर नहीं हुआ, अगर ये इंजरी ज़्यादा है, डैमेज ज़्यादा है, ठीक है, और जो रिपेयर एंजाइम है वो फेल हो गए, तो क्या होगा? डीएनए रिपेयर फेल हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा? म्यूटेशन होगी। बिकॉज डीएनए जो है ना इज़ वेरी प्रोन टू म्यूटेशन। तो इस डीएनए में क्या होगी? म्यूटेशन होगा। और ये म्यूटेशन क्या होगा? एक सेल रिप्लिकेशन के थ्रू, एक सेल से फिर दूसरे सेल में, फिर तीसरे सेल में, इसी तरह रिप्लिकेशन के थ्रू जो है ना ये म्यूटेशन एक सेल से दूसरे, तीसरे, इसी तरह आगे जाएगी। तो इसके नतीजे में क्या होगा? जब ये म्यूटेशन होगी तो इसके नतीजे में एबनॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस होगी, और उसका जो है ना रीज़न क्या होगा? कैंसर जो है ना, कैंसर। तो इसलिए हम कहते हैं कि ओल्ड एज में कैंसर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डीएनए डैमेज। और डीएनए डैमेज की वजह से क्या होती है? म्यूटेशन होती है, और ये म्यूटेशन फिर सालों से जारी होती है रिप्लिकेशन के थ्रू, एक सेल से दूसरे में, फिर तीसरे में, और इसी तरह जो है ना ये कैंसर का सबब जो है ना बन सकते हैं, कैंसर का सबब बन जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये था डीएनए डैमेज। अगर डीएनए डैमेज हो गया किस वजह से? फिजिकल एजेंट भी हो सकता है, केमिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकता है, प्री रेडिकल भी हो सकता है। तो 2 चांसेस हैं, या तो डीएनए रिपेयर सक्सेसफुल हो जाए ड्यू टू डीएनए रिपेयर एंजाइम की वजह से, या डीएनए रिपेयर फेल हो जाए। तो उसकी वजह से क्या होगा? जब डीएनए रिपेयर फेल हो गया तो इसका नतीजा क्या होगा? म्यूटेशन होगी। और ये म्यूटेशन जो है ना रिप्लिकेशन के थ्रू एक सेल से दूसरे में, तीसरे में, और इसी तरह ये
अप टू ईयर ये जाएगा, ठीक है। और इसके रीज़न, इसका फाइनल इन क्या होगा, दे विल लीड टू कैंसर। तो इसलिए ओल्ड एज में कैंसर जो है ना क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डीएनए डैमेज की वजह से। अच्छा, इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है? तो क्लिनिकल एप्लीकेशन 2 कंडीशन है, वन इज़ वार्नर सिंड्रोम, ठीक हो गया, एंड द सेकंड वन इज ब्लूम सिंड्रोम एंड एटॉक्सिया टेलेंजिया। नंबर फर्स्ट वन वार्नर सिंड्रोम, इसको दूसरा नाम जो है ना प्रोगेरिया भी कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि इस सिंड्रोम में जो कि हेरिडिटी डिसऑर्डर होता है, इसमें जो डीएनए रिपेयर एंजाइम होते हैं हेलिकेज जो है ना, ये जो है ना क्या हो जाते हैं, वो डिक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, इट इज़ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। और इसमें क्या हो जाता है, जो डीएनए रिपेयर एंजाइम होता है हेलिकेज, इसका नाम क्या है, हेलिकेज है, वो डिक्रीज होता है, वो जो है ना नॉर्मल लेवल में नहीं होता। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो डीएनए रिपेयर है वो प्रॉपरली नहीं होगा। तो कौन सा कंडीशन होगा, डीएनए रिपेयर फेल हो जाएगा और इसकी वजह से रैपिड एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशन होगी, ठीक है। डीएनए में क्या होगी, म्यूटेशन होगी, और ये म्यूटेशन फिर एक सेल से दूसरे में, फिर तीसरे में, और इसी तरह जो है ना ये क्या करेगा, रिस्क इंक्रीज करेगा, रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग कैंसर, और उसकी वजह से क्या होगी, प्री मैच्योर एजिंग होगी, ठीक है। सो दिस इज वार्नर सिंड्रोम। वार्नर सिंड्रोम क्या है, इट इज़ इनहेरिटेड डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो डीएनए रिपेयर एंजाइम होता है हेलिकेज होता है, और प्रॉपर अमाउंट में नहीं होता, ठीक है, वो डिक्रीज होता है। तो उसकी वजह से रैपिड एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशन होती है, और उस म्यूटेशन के नतीजे में इंक्रीज हो जाता है रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर, और प्री मैच्योर एजिंग का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। दूसरे नंबर जो है ना ब्लूम सिंड्रोम एंड एटॉक्सिया टेलेंजिया में क्या होता है, एटॉक्सिया टेलेंजिया का दूसरा नाम जो है ना लोइस बार्स सिंड्रोम भी इसको कहते हैं। ये भी जेनेटिक इनहेरिटेड डिसऑर्डर हैं। इसमें क्या होता है कि जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो रिपेयर प्रोटीन होते हैं, ठीक हो गया, जो रिपेयर प्रोटीन होते हैं उसका जो जीन्स होता है उसमें क्या हो जाती है, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है, और वो जीन जो है ना म्यूटेशन हो जाती है, वो जीन जो है ना डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोटीन बनते हैं जो कि रिपेयर, सेल रिपेयर में, डीएनए रिपेयर में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, रिपेयर का प्रोसेस फेल हो जाएगा, और उसकी वजह से जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, डिफरेंट जगह पे क्या हो जाएगी, उसकी ब्रेक हो जाएगी। जब उसकी ब्रेक हो जाएगी तो क्या होगा, दे विल लीड टू म्यूटेशन, और ये म्यूटेशन विल फर्दर लीड टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्री मैच्योर एजिंग। ये किस वजह से होती है, ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ सनलाइट जो कंटेन यूवी लाइट की एक्सपोजर की वजह से होता है, ठीक है। तो दिस इज ब्लूम सिंड्रोम या एटॉक्सिया टेलेंजिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो जीन्स डिक्रीज हो जाते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन जो कि डीएनए रिपेयर में हेल्प आउट करते हैं, इसकी वजह से डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक हो जाता है, म्यूटेशन हो जाती है, और इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर और प्री मैच्योर एजिंग का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो ये था नंबर फर्स्ट वन, डीएनए डैमेज, ओके। दूसरा नंबर है सेलुलर सेनेसेंस, ठीक हो गया। सेलुलर सेनेसिस का मतलब ये है कि सेल डिवीजन जो है ना वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई, मज़ीद जो है ना सेल रिप्लिकेशन अब नहीं करेगा, ठीक है। हर एक सेल का जो है ना अपना एक फाइनाइट लाइफ होता है अपना। फॉर एग्जांपल हम आरबीसी की एग्जांपल ले लें, आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना है, 120 डेज है। 120 दिन के बाद जो है ना ये जो है ना रिप्लिकेशन स्टॉप हो जाती है और सेलुलर एजिंग में चला जाता है, ठीक है। तो हर एक सेल की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है पर रिप्लिकेशन, ठीक हो गया, लिमिटेड कैपेसिटी होती है पर द नंबर रिप्लिकेशन, नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है। जब नंबर ऑफ डिवीजन जो है ना आफ्टर दैट जो है ना